आज हम बात करने वाले हैं बच्चों ईटीएस के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसा कि अभी चैप्टर में हम दो तीन स्टेप्स पढ़ चुके हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्लांट्स में। हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस, ये मेरे पास सेल है, यहाँ पर ये ग्लूकोज प्रेजेंट है जो कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में, और ये सारा काम कहाँ हुआ है? साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ है। अब ये पायरुविक एसिड जो है एंट्री मारता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो गया और दूसरा क्रेब्स साइकिल हो गया। ये काम भी मैट्रिक्स में ही हो गया। लेकिन इसके अंदर हमने बार बार देखा अभी तक कि हो क्या रहा है। जब मैं बात करूं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक एक बार भी ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग क्या देख रहे हैं? एनएडी ने H पॉजिटिव यूज करके NaDH2 रिड्यूसिंग पावर बना दी, FAD ने H पॉजिटिव को यूज करके FADH2 रिड्यूसिंग पावर बना दी। अब ये सारा काम, ये जो बन रही है, ये ना एनर्जी बन रही है भाई, कहाँ बन रही है? ये हमारी बन रही है इधर मैट्रिक्स के अंदर। ये कहाँ पर बन रही है हमारे पास बच्चों? ये हमारे पास इधर मैट्रिक्स के अंदर बन रही है। ठीक है जी, तो मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास सबसे पहले एनर्जी मॉलिक्यूल की। दिस इज द NaDH2। भाई एनर्जी मॉलिक्यूल हमारे पास मिल गया। अब मैं क्या देखता हूं कि यही जो NaDH2 है ये आपका मैट्रिक्स के अंदर बन गया है, लेकिन 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 यहां पर ये NaDH2 बेसिकली ब्रेक होगा। जो एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पर NaDH2 की फॉर्म में, ये क्या होगी बच्चों? यहाँ पर ब्रेक होगी, और ब्रेक होने के बाद सबसे पहले निकलेगा क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? भाई हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो हमारे पास NaDH2 है मैट्रिक्स के अंदर है, ये ब्रेक डाउन होगा, और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से निकलेगा NAD+, हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब होता क्या है, हाइड्रोजन आयन देखो कैसे निकलते हैं। बेसिकली ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास H2 है, और जब ये ब्रेक होता है तो दो तो निकलते हैं हाइड्रोजन आयन, प्लस में दो ही निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन आयन निकले और ये दो इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन ये निकले कहां पर? यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर कहां पर बच्चों? आपका मैट्रिक्स के अंदर। और हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकले इन्हीं को यूटिलाइज करके हमारे को एनर्जी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन। ये अल्टीमेटली टारगेट एरोबिक रेस्पिरेशन में यही होता है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को कौन यूटिलाइज करेगा जी? हमारा ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या है, हमारे को यहां से यहां पर पहुंचाने। अब यहां पर मैं देखता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है NaDH2 के कारण, या फिर आप कह सकते हैं कि H2 के डिवाइड होने के कारण, टूटने के कारण ये चीज यहां पर बनी है बच्चों। तो मैंने बताया कि ये हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है जब ब्रेक होता है, दो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन आयन निकलते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल है मेरे पास यहाँ पर NaDH2 ब्रेक डाउन होगा NAD+ में दो हाइड्रोजन के आयन और दो इलेक्ट्रॉन के। अब ये मैट्रिक्स से, ठीक है जी, यहां से निकल करके आउटर मेम्ब्रेन में जाएंगे। ये क्या होगा बच्चों? यहां से निकल करके आउटर मेम्ब्रेन में जाएंगे, और आउटर मेम्ब्रेन से हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर पार होते हुए दोबारा से मैट्रिक्स में आएंगे। जैसा कि आपको पता है मैट्रिक्स के अंदर ही, यहीं पर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होगा? एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन तो यहीं पर होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसको बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये एनर्जी कहां से आएगी, कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, और इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कैसे होता है? तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन होते हैं, इनको आपके देखो यहाँ पर कौन कैच करते हैं? एनएडी कैच करते हैं, जैसे मैंने बताया, कैच करके NaDH2 बना देते हैं। तो हमें क्या करना है कि NAD जो है वो इन हाइड्रोजन आयन को
यहाँ से क्या करे, किसी तरीके से ऑक्सीजन तक पहुंचा दे। और इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है और ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन तक ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता, क्योंकि इधर एनएडी के और ऑक्सीजन के रिडॉक्स पोटेंशियल के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो यहां से यहां तक हाइड्रोजन को पहुंचाने के लिए या इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए हमें यहां पर रिक्वायरमेंट होती है बीच बीच में कुछ स्टेप्स की, जिनको हम क्या बोलते हैं जी, कुछ कॉम्प्लेक्सेस है, जो मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। तो मेरे पास मैं यहां पर क्या देखता हूं कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और देन कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है जी, 1 2 3 4 5, ये कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का गुच्छा होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, और बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का कुछ कंपाउंड्स का गुच्छा है, जो बेसिकली क्या करेंगे, इस रिडॉक्स पोटेंशियल डिफरेंस के होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक नीचे पहुंचाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक नीचे पहुंचाएंगे एनएडी से ऑक्सीजन तक, क्योंकि यहां पर हमने बताया था O2 का रिडॉक्स पोटेंशियल प्लस 0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनएडी का माइनस 0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और रिडॉक्स पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा था वो आ रहा था प्लस में 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, रिडॉक्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है इतना ज्यादा है कि थर्मोडायनेमिकली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कभी भी एनएडी से डायरेक्टली O2 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। भैया एनएडी यहाँ पर है, O2 यहाँ पर है, डायरेक्ट ऐसे धप्पा मार के पहुंचेगा ही नहीं यहाँ पर। तो हाइड्रोजन डायरेक्टली एनएडी से O2 तक चला जाए, तो अब तो भैया ये O2 तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर सीरीज होती है कुछ कैरियर की, कुछ कॉम्प्लेक्सेस की, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। एंड द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर अकर एट माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के ऊपर है ये, एंड दे कंटिन्यू कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक। तो रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, जब भी हाइड्रोजन रिबलेट हो रहे, मान लिया आपका ये H2 है, ये टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन आए, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हमारे पास। तो NAD और O2 के रिडॉक्स पोटेंशियल में थर्मोडायनेमिकली लार्ज डिफरेंस होता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली O2 के पास नहीं जाते हैं, ये पास होते हैं ETS के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, और बल्कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीसोम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीसोम। ये हमारे पास ऑक्सीसोम है, ये देखिए जी, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, दिस इज द ऑक्सीसोम्स है। तो ये ऑक्सीसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर, ये देखिए दीज आर द ऑक्सीसोम्स। सोचिए, अब यहाँ पर ये भी ऑक्सीसोम्स है मेम्ब्रेन के ऊपर, तो इन्हीं ऑक्सीसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है जी, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का गुच्छा प्रेजेंट है, जो 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 क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगा, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगा, और ये प्रेजेंट होते हैं जी एक चेन की फॉर्म में। ये ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन में होते हैं, और इन ऑक्सीसोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर का सिस्टम होता है। इन ऑक्सीसोम के अंदर होता क्या है, बेसिकली दीज आर द ऑक्सीसोम्स। भाई इन ऑक्सीसोम्स के अंदर ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इन ऑक्सीसोम्स के अंदर साइटोक्रोम की चेन प्रेजेंट होती है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ चेन ऑफ साइटोक्रोम। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, साइटोक्रोम की चेन प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने चैप्टर 13 में पढ़ाया था आप लोगों को। तो इट मींस कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करेगा, और कहां से कहां तक मूव करेगा वो हमारे को यहाँ पर पढ़ना है। एनएडी से O2 तक, ये बात मुझे पता है, एनएडी से O2 तक ये ट्रांसपोर्ट होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी यहाँ पर ऑक्सीसोम्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज होते हैं। मतलब कि सारे के सारे साइटोक्रोम अरेंज होंगे लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, और इसी चेन के अंदर देखते हैं टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक गुच्छा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। और ये क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब कैचम कैच खेल रहे हैं एक तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 लेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देंगे सीधा नीचे वाले कॉम्प्लेक्स तक।
फिर क्या हो रहा है, देखो जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहे हैं ऐसे, है ना, एक ने उसको दिया, उसने उसको धप्पा बोल दी, उसने उसको दिया, तो उस समय क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहे हैं तो उसी समय एनर्जी लिबरेट होती है। जब इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में पहुंचाएंगे तो उस समय क्या होती है, एनर्जी लिबरेट होती है, और उसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाने में, एटीपी बनाने में। कैसे, किस तरीके से, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन अकर हुई थी, जहां पर हाइड्रोजन लिबरेट हुए थे और उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया था एनएडी ने और एफएडी ने। अब यहाँ पर जो एनएडी और एफएडी है हमारे पास, ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर देयर हाइड्रोजन, ये अपने हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेंगे टू ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन निकले भैया, अब ये अपने हाइड्रोजन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कहां पर जी, ऑक्सीजन तक। ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर, हाफ O2 नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा जी, ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ तक पहुंचाने के लिए ये देखो कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि NaDH जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। जो NaDH है इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, इट्स रिडॉक्स पोटेंशियल इज -0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और देन ऑक्सीजन जो होता है वो रिड्यूस होता है, इस रिडॉक्स पोटेंशियल इज +0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो डिफरेंस है रिडॉक्स पोटेंशियल थर्मोडायनेमिक वेरी लार्ज एंड डायरेक्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, hence electron from NAD to NADH2 and FADH2 is transferred through a series of electron carrier organized in increasing order of their redox potential, and this sequence of electron carrier constitute electron transport system, जहां पर हमारे पास हम देखते हैं कि 5 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 2 3 4 5, जो इन ऑक्सीजोम्स के अंदर अरेंज है। ठीक है जी, तो इनके अंदर अरेंजमेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है, मैं आपको यहाँ पर वो भी बताता हूँ बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है जी कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ठीक, और कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर क्या होता है, NADH2 डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। देयर इज a NADH2 डिहाइड्रोजनेज। तो ये बेसिकली करता है क्या है, इसको तोड़ देगा जी, NADH2 को यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, ये इसको तोड़ देगा, और जब तोड़ देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए मैं रेड पेन से आपको शो कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी, ये देखिए, ये यहां से यहां पर होगी, यानी कि मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन जहां पर बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का गुच्छा प्रेजेंट है, और यहां पर प्रेजेंट है मेरे पास एक कंपाउंड जिसका नाम है FMN। तो FMN ने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रिसीव कर लिए, और FMN अब इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएगा FeS यानी कि आयरन सल्फाइड तक। ये देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब इसने इसको पहुंचा दिए। अब यही जो FeS होता है ये पहुंचा देगा इसी को अपने साथ एक और एसोसिएटेड FeS से, और कॉम्प्लेक्स 1 से जंप मार जाएंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर, जहां पर मेरे पास एक और कंपाउंड प्रेजेंट है, दैट इज द यूबिक्विनोन। अब ये क्या है, बता तो रहा, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजोम्स के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं जी, धक्का मार रहे हैं। इसने यहाँ धक्का मारा, इसने यहाँ धक्का मार दिया, ये इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ, और देन ये इसको क्या कर देगा जी, यहाँ पहुंचा देगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं, ठीक है जी, इसके अंदर जाएंगे, तो उसी समय क्या होता है बच्चों की एक एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है थ्रू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 2nd एंड 3rd एवरी प्लेस द पेयर ऑफ प्रोटॉन इज पम्प थ्रू मैट्रिक्स। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, एक एनर्जी हुई क्रिएट, और उस एनर्जी के कारण क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो एनर्जी लिबरेट होगी, और उस एनर्जी के कारण ये जो प्रोटॉन है ये जम मार करके पहुंच जाएंगे सीधा आउटर मेम्ब्रेन में। ये देखिए जी, ये आउटर मेम्ब्रेन में पहुंच गए हमारे पास 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर एंट्री मार गए, जहां पर यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड टू यूबिक्विनोन H2।
ये रिड्यूस हो जाएगा और क्या बना देगा जी, ये यूबिक्विनोन H2, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोन H2 तक पहुंच पाएंगे। आप सोचेंगे कहां पर है, क्या है, कैसे आ रहा है, तो आपको फर्दर बता दूं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं नीचे तक पहुंचाने के लिए, और देन उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएंगे यहाँ पर साइटोक्रोम बी। यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर बच्चों। ठीक है जी, तो कॉम्प्लेक्स 1 था, देन उसके बाद हमारे पास ही कॉम्प्लेक्स 2 है। ये कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर बेसिकली क्या होता है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स 2, और इसके अंदर एक एंजाइम होता है, दैट इज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, बेसिकली आपको पता होगा ये क्रैब साइकिल के अंदर था, क्रैब साइकिल मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर ही सारे हमारे पास एंजाइम्स थे, लेकिन एक ऐसा है जो आपका मैट्रिक्स से मान के चलो कि यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट है ना, इनर मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये क्या करता है जी, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स 2 क्रिएट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में एंट्री मारते हैं। देखो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में बना करके दिखा रहा हूँ, पुरानी एनसीईआरटी में भी इसी तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई थी। इसमें एक चीज बता दूं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है ना, वो बेसिकली यहाँ पर होता है कुछ इधर, ये कॉम्प्लेक्स 1 होगा, देन इधर कॉम्प्लेक्स 2 होगा, इधर कॉम्प्लेक्स 3 होगा। तो उसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो 1 और 2 के बीच में होता है, तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से फिर 4, ऐसे ट्रांसफर होता है। मैं सिंपल स्टेप्स में आपको दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 करके, लेकिन एक्चुअल पोजीशन जो है उस देखेंगे तो उसमें 3 हमारा 1 और 2 के बीच में है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन हो, उसके बाद डायग्राम तो हम बना ही लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इसके अंदर होता है जी साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम C1। ठीक है, इसके अंदर साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम C1, ये कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर जाते हैं, ये रहा साइटोक्रोम बी, देन हमारे पास फर्दर प्रेजेंट है यहाँ पर एक और कंपाउंड दैट इज द FeS, जो इस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम बी से यहाँ पर ले लेगा, और देन उसके बाद फर्दर यूबिक्विनोन और देन यूबिक्विनोन H2 के अंदर। तो देखिए सेकंड कॉम्प्लेक्स से अब इलेक्ट्रॉन ने एंट्री मारी हमारे पास यहाँ पर, कहां बच्चों, 3 के अंदर। सेकंड से भी इसने एंट्री मारी यहाँ पर किसके अंदर बेटा, 3 के अंदर एंट्री मारी है। हेलो